Hi everyone, my name is Sanjana Arora and I am a certified IELTS trainer and I have seen most of the students struggling the most in the writing section. But let me tell you, it is not a very difficult thing to crack. You only need right strategies and correct understanding of the type of the questions, and then it is going to become like a cakewalk and you're going to get your desired score. So let's now first start with understanding the structure of the IELTS writing. Now see, there are two tasks in the IELTS writing which you have to complete in 1 hour. So like in 1 hour, you have to complete both the tasks. So how much time you need to give to each task, that totally depends on you. But I would advise you to give 35 minutes at least to your section 2 and try to complete your section 1 in 15 minutes and keep the rest of the time for revision. But now how we are going to attempt task 1 and task 2, this we are going to understand in the next part of the video. But one thing that we need to understand very clearly is that there is a difference in only task 1 of the IELTS writing for IELTS Academic and IELTS GT. तो अगर आप IELTS Academic के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या GT के लिए, आपका टास्क 2 जो है वो सेम ही रहेगा. दैट इज यू नीड टू राइट एन एसे. सो फॉर टास्क 1 IELTS Academic वाले स्टूडेंट्स को एक विजुअल डेटा जो होता है वो एक्सप्लेन करना होता है, विच कैन बी अ ग्राफ, अ मैप और एनीथिंग लाइक अ प्रोसेस चार्ट. बट जो GT वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव टू राइट अ लेटर. बट इन दिस वीडियो आवर फोकस इज गोइंग टू बी मोर ऑन टास्क 2, which is common for academic as well as GT. And if you want me to make a detailed video on task 1, please let me know in the comment section. Then the next video is going to come on the task 1. Now let's try to understand the task 2 and how we can get the maximum score possible in this task. तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टास्क 2 में ना 5 अलग तरह के एसेज आपको आ सकते हैं. और अगर सबसे पहले तो आपने जो कैटेगरी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली केटर किया, सो इन द सेंस अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से मीट किया, जो उस एसे ने पूछा था वही बताया है, उस केस में आपका बैंड स्कोर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें 5 कैटेगरीज को समझने की जरूरत है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी आर हैविंग इज ओपिनियन बेस्ड एसे. तो ओपिनियन बेस्ड एसे में आपको मेन जो चीज नोट करनी है दैट इज कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है. क्या उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है डू यू एग्री और डिसएग्री, या आपसे पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. तो अगर उन्होंने पूछा है डू यू एग्री और डिसएग्री, तो इसका मतलब है वो आपको कह रहे हैं कि आप एक चीज बताओ, आप एग्री करते हो या आप डिसएग्री करते हो. मानो अगर मैं आपसे पूछूं आप कॉफी पियोगे या चाय पियोगे, तो आपको एक चीज बतानी पड़ेगी ना, कॉफी या चाय. आप ये तो नहीं बता सकते मुझे कॉफी भी चाहिए मुझे चाय भी चाहिए. उसके लिए हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो आती है. बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी हैव टू टेक अ स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ आवर ओपिनियन. डू यू एग्री और disagree. In this, please make sure that you take one stand. ये ना हो कि एंड तक आप बोली जा रहे हो हाँ मैं एग्री भी करती हूँ मैं डिसएग्री भी करती हूँ. दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू. द क्वेश्चन हैज asked you to take a stand. So if you don't take a stand, you are not going to get a good band score. So please do take one side whenever you see it is written do you agree or disagree. For example, if the question says technology is making people less social, do you agree or disagree? तो इस केस में आपको बताना पड़ेगा कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डेवलप योर आर्ग्यूमेंट्स. अगर आप एग्री कर रहे हो इस चीज के साथ कि हाँ टेक्नोलॉजी के कारण लोग सोशल अब नहीं रहे हैं, तो आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है. एंड आपकी explanation जो है that is more important than the number of points that you are giving. See, this is not your knowledge exam. तो इसीलिए आपको नॉलेज नहीं दिखानी है. दैट मीन्स कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपने 1 या 2 पॉइंट्स भी दिए हैं बट आपने उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल्स, देन यू आर गोइंग टू गेट अ हायर बैंड स्कोर. तो 4-5 पॉइंट्स देने से नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, पर 2 पॉइंट्स दे के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने पे एग्जाम्पल्स के साथ उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो दिस वाज आवर फर्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट वी हैव डिस्कशन बेस्ड एसेज. डिस्कशन बेस्ड एसेज वर्ड से ही पता चल रहा है यू हैव टू डिस्कस
उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो जब उन्होंने दोनों व्यूज आपको बताने को कहे हैं, दैट मीन्स कि आप दोनों चीजें बताओगे, उसकी पहली वाली साइड, अच्छी वाली साइड भी और दूसरी बुरी वाली साइड भी। फॉर एग्जाम्पल जो हमने क्वेश्चन पिक किया था दैट टेक्नोलॉजी इज मेकिंग पीपल लेस सोशल, तो उसी में से आपको जब डिस्कस बोथ व्यूज करने हैं तो आप कहोगे पहले व्यू में कि हाँ लेस सोशल बना रही है। क्यों? क्योंकि लोग अब ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, पूरा टाइम अपना वीडियो गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं। इस तरह से करके आप अपने एक व्यू को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद आप पिक करोगे अपना दूसरा व्यू कि नहीं जो है टेक्नोलॉजी वो सोशल लोगों को होने से कम नहीं कर रही है। क्यों? बिकॉज नाउ पीपल कैन कनेक्ट विद पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, सो इट इज डूइंग द ऑपोजिट ऑफ दैट, इट इज मेकिंग पीपल मोर सोशल। इन फैक्ट कि लोग जो है अब पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो इससे तो लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ रही है, सो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी इज मेकिंग पीपल मोर सोशल। तो इस तरह से आप दो पैराग्राफ्स बनाओगे, एक जिसमें आपने फर्स्ट व्यू बता दिया, दूसरा जिसमें आपने दूसरा व्यू बता दिया। बट अगर उसने एंड में कहा है एंड गिव योर ओपिनियन, तो कंक्लूजन देने से पहले या तो एक छोटा सा पैराग्राफ बता दो अपने ओपिनियन का, उसमें चाहे आप अपना स्टैंड ले लो, चाहे दोनों का मर्जर कर दो, या फिर कंक्लूजन से पहले 2 लाइंस डाल दो सिर्फ। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड कैटेगरी ऑफ एसे। नाउ द थर्ड कैटेगरी दैट वी हैव इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड एसे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स आपको बतानी है किसी चीज की और सॉल्यूशन बतानी है। इसी में हो सकता है कि आपसे वो कॉजेज एंड सॉल्यूशन भी पूछ ले। तो देखो सबसे सिंपल चीज, जब भी हम हर तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करें, हमें क्या पता चल रही है कि जो उसने हमसे पूछा है हमें वही बताना है। अगर उसने प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पूछी है तो हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बताएंगे, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस पूछी है तो कॉजेज एंड सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखो कहने को है कि अलग अलग कैटेगरी है क्वेश्चन की, बट इन फैक्ट आपसे जो पूछा जा रहा है आपको वही बताना है, एंड दिस इज द गोल्डन की टू गेट मोर बैंड स्कोर इन योर आइल्स राइटिंग। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन या कॉजेज सॉल्यूशन वाले, इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो एक पैराग्राफ बता दो जिसमें आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई हैं और दूसरी में सिर्फ सॉल्यूशंस बता दो। नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम ली, उसको एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया, उसी के साथ आपने उसका सॉल्यूशन बताना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया और एग्जाम्पल दिया। इससे क्या हुआ, आपका एक पैराग्राफ बन गया जिसमें आपकी प्रॉब्लम भी थी और सॉल्यूशन भी थी। उसी तरह से आपका दूसरा पैराग्राफ भी बन जाएगा। बट आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। देखो कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं है जो आपको पूरे बैंड्स दिलवा देगा, राइट? और कोई भी फॉर्मेट सही नहीं है, कोई भी फॉर्मेट बिल्कुल ही गलत नहीं है। सो दिस इज योर क्रिएटिविटी, योर राइटिंग, यू जस्ट नीड टू फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एंड देन इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस फील फ्री टू डू सो। जितना फ्रीली लिखोगे ना उतना ज़्यादा बैंड स्कोर आएगा। The fourth category of questions that we get is advantages and disadvantages. ये भी बहुत commonly हमसे पूछी जाती है कैटेगरी, और वेरी सिंपल, एडवांटेज बतानी है और डिसएडवांटेज बतानी है। तो आई वुड एडवाइस यू कि एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस बता दो और दूसरे में डिसएडवांटेजेस। देखो आई वुड सजेस्ट कि 2 एडवांटेजेस तो बता ही दो इफ यू आर नॉट वेरी गुड विथ एक्सप्लेनेशंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लेनेशंस करनी ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देना, एग्जाम्पल देना इज कंपल्सरी। हर पैराग्राफ के अंदर प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। तो आपने किसी चीज की एडवांटेजेस बता दिए एक पैराग्राफ में, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी और एग्जाम्पल दे दिया, एंड सिमिलरली यू मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस पार्ट एंड यू डू द सेम थिंग। तो देखो हर पैराग्राफ में, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, एग्जाम्पल देना इज कंपल्सरी, क्योंकि नहीं दोगे ना तो दैट वुड बी लाइक कि आपने बहुत अच्छे से इलैबोरेट ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी आपको समझा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स ना दूं तो क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसीलिए जब भी हम कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं राइटिंग के थ्रू या स्पीकिंग के थ्रू, what is most important is that we need to give examples. And the last category that we are going to discuss today is going to be a bit complicated. That is when you have double questions. For example, why do people prefer online shopping and what impact does it have on local businesses? तो इसमें देखो आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अम्ब्रेला सेम है, दैट मीन्स जो मेन थीम है क्वेश्चन का वो सेम है, दैट इज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, बट उससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 इज लोग क्यों प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग,
और दूसरा है कि इससे लोगों पे इम्पैक्ट, आई मीन लोकल बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो इस केस में तो यू हैव टू डू दिस कि एक पैराग्राफ में आप एक क्वेश्चन को आंसर करो जो पहला क्वेश्चन था, और दूसरे पैराग्राफ में दूसरे वाले क्वेश्चन को आंसर करो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. सो नाउ आई एम ऑल्सो शेयरिंग सम सैम्पल क्वेश्चंस with you. So if you write it and you want me to correct it, then you can definitely leave it in the comment section, and I'll make sure that I share my feedback on your answers. Now see, this was the part of different type of questions that are asked. Now let's move to the part 2 of the video, in which we are going to discuss some very simple tips which are immediately going to improve your band score. Number 1, this is one thing that you should follow blindly, that is making a rough sheet is going to help you enormously. So this was the tip number 1. और rough sheet please अपने दिमाग में नहीं बनानी है, उसको properly एक पेपर पे बनाना है जिसमें आपने अपने पॉइंट्स भी लिखने हैं, एंड समथिंग दैट आई टेल डिफरेंटली इज अपने एग्जाम्पल्स भी लिख लो. इससे होगा क्या, जब आप लिख रहे हो ना तो एक आपका टाइम बचेगा सोचने वाला, और दूसरा कई बार क्या होता है कि हम ना लिखना तो स्टार्ट सही करते हैं बट शुरू कुछ करते हैं और उसके बाद फ्लो में आके लिखने कुछ और लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स कट जाते हैं. तो उस चीज से बचने के लिए पहले ही अपनी रफ शीट बनाओ, और रफ शीट पे जब पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स लिख लेना उसको दोबारा से टैली कर लो, चेक करने के लिए कि क्या आप ऑफ द ट्रैक तो नहीं चले गए हो, आप ऑफ क्वेश्चन तो नहीं चले गए हो. क्योंकि अगर देखो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया और ऑफ टॉपिक लिखना शुरू हो गया ना, तो उसके बाद तो जितना मर्जी अच्छा लिख लो बैंड स्कोर नहीं आने वाला है. द सेकेंड टिप इज यूज अ क्लियर स्ट्रक्चर. क्लियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अपने ऐसे को ना पैराग्राफ्स में डिवाइड करो. कैसे? पहला पैराग्राफ हमेशा आपका इंट्रोडक्शन का ही होना चाहिए, उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स आए जो 2 या मैक्सिमम 3 कर दो, उससे ज़्यादा प्लीज मत करना, एंड लास्ट में आपको देना है एक कंक्लूजन. प्लीज डोंट फॉरगेट गिविंग अ कंक्लूजन, बिकॉज उसके बिना योर एसे एंड्स वेरी अब्रप्टली एंड यू वोंट गेट गुड स्कोर. सो प्लीज कीप इन माइंड, स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, देन add your body paragraphs, and then please end it with a conclusion. So keeping this simple structure is going to make it simpler for you as well, and for the examiner to evaluate your writing also, and it definitely looks better. The third is improve your vocabulary. अब मुझे पता है vocabulary improve करना सबसे बड़ा टास्क लगता है, बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिक्शनरी के सारे वर्ड एक ही ऐसे में डाल दो, बल्कि अगर वो करोगे तो मार्क्स ज़्यादा कट होंगे. कुछ कुछ वर्ड्स जैसे अ बिग इशू को आप सिग्निफिकेंट इशू लिख सकते हो. इस तरह के जो छोटे छोटे चेंजेस है ना वो अपने ऐसे में करो. अगर आपने अपने ऐसे में अराउंड 7-8 अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स डाल दिए ना, दैट इज मोर दैन सफिशिएंट, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एनॉर्मसली इन गेटिंग अ गुड बैंड स्कोर. एंड येस, प्लीज अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, बिकॉज रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के एक्चुअली आइल्स राइटिंग में मार्क्स कटते हैं. तो मेक श्योर कि कोई भी 2 जो एक के बाद एक लाइन आ रही है ना, उसमें कोई भी वर्ड एक्सेप्ट योर हेल्पिंग वर्ड्स, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके अलावा कोई भी ऐसे वर्ड्स ना हो जो एज इट इज रिपीट हो रहे हैं. किसी वर्ड को आपने अगर एज अ नाउन यूज किया है, उसको आप अगर एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो, देन दैट इज नॉट काउंटेड एज योर रेपिटेशन. सो ट्राई using different words and different kinds of sentence structures, but please don't overdo it. ऐसा ना लगे कि बस ज़बरदस्ती जितनी वोकैबुलरी आती थी इंग्लिश की सबको एक ही ऐसे में डालने की कोशिश की है. प्लीज डोंट डू दैट. टिप नंबर 4 इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करो, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक देखने को मिलती है कॉपीज चेक करते हुए, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देखो, अगर ही है तो उसके साथ प्लेज आएगा, दे है तो उसके साथ प्ले आएगा. ये एक ऐसी गलती है जो मैक्सिमम कॉपीज के अंदर मिलती है. तो अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से रिवाइज करो, और वो वाली मिस्टेक तो बिल्कुल मत करो. और टेंसेस भी जो है उन पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्या आपने वर्ब की फॉर्म सही लगाई है. बट एनीवेज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक दैट आई सी इन ऑल द राइटिंग इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो प्लीज रिवाइज दैट, एंड उसके बाद जब ऐसे खत्म कर लो तो उसके बाद जब एक बार उसको प्रूफ रीड कर रहे हो, अपनी इन मिस्टेक्स को एक बार देख लो कि ये वाली गलतियां तो नहीं हुई. टाइम मैनेजमेंट इज द की. सो देयर आर सम पीपल जो लिखते तो बहुत अच्छा है बट इतना स्लो लिखते हैं कि 1 घंटा उनको एक ही टास्क करने में लग जाता है. बट वी हैव टू कंप्लीट बोथ द टास्क इन 1 hour. So for that it is very important that you practice in stimulated time in the form of a test giving center.
तो अपने आप को पूरा टाइमर दे के उसके बाद ही अपनी राइटिंग करो एंड गेट योर राइटिंग्स इवेलुएटेड, बिकॉज राइटिंग इवेलुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And for that, if you want, then I have a coming batch which is starting on 1st April. You can register for that. And yes, don't forget to read sample answers. On my Instagram, I keep on uploading sample answers which are of 8 bands worth. So उन एसेस को एनालाइज करो और जो लगता है आप में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो वर्ड्स आपको लगता है आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हो, स्टार्ट इनकलकेटिंग योर दोज वर्ड्स. And I am starting with the IELTS writing enhancement batch on 1st April. So if you want to register yourself for that, you can either leave a comment and I'll share my email ID, or you can directly mail me on my mail address which I've shared in the description box. And you can also contact me via Instagram where I upload multiple material which is very useful for IELTS exam preparation. तो जो मटेरियल मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ उसमें से कुछ मटेरियल जो है मैं वो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती रहती हूँ. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू preparing for exam or just for your language preparation, then please don't forget to like this video, to share, comment and subscribe. I'm going to see you in the next video. Bye bye.